नमस्कार, अभिवादन। सेकेंडरी फिजिक्स में आज मैं आपके सामने गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन और लेंस के द्वारा अपवर्तन के सूत्र की चर्चा करूंगा। चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपको एक अवतल लेंस के दर्शन कराता हूं। अवतल पृष्ठ को पढ़ाने से पहले ये अवतल लेंस है, अपनी कॉपी पर बनाना। इस अवतल लेंस पर हम चलो आरा चलाते हैं और आरा चलाया, बीच में इसे दो टुकड़े कर दिए जैसे सन्नी देओल चीरदा फाड़ता है और ये अवतल पृष्ठ बन गया। क्या बन गया? अवतल पृष्ठ। इसको नाम दे देते हैं, लैंग्वेज लिखेंगे कि माना SP' एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, ये उसका मुख्य अक्ष है। मान लिया लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। जब कोई पृष्ठ है तो उसका वक्त किसी न किसी गोले का भाग होगा, गोले का केंद्र होगा। मान लिया उस गोले का वक्ता केंद्र C है, उसे वक्ता केंद्र कहेंगे और वक्ता त्रिज्या R है। ये बात तो क्लियर हो गई। एक बिंदु वस्तु है O और वो बिंदु वस्तु O पृष्ठ के बाईं ओर U दूरी पर रखी है। ये भी बात क्लियर हो गई। इस बिंदु वस्तु का मुझे प्रतिबिंब बनाना है। मान लीजिए ये बिंदु वस्तु से O से प्रकाश किरण चलती है और बिंदु A पर आपतित होती है। कहाँ आपतित होती है? बिंदु A पर। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, जब वो बिंदु A पर आपतित होगी प्रकाश किरण तो क्या होगा? भाई अगर ये पृष्ठ ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल गई होती बेचारी। कांच नहीं तो गड़बड़ करा। ठीक, ये प्रकाश किरण क्या करेगा? अवतल पृष्ठ किरणों को सिकोड़ता है या फैलाता है? प्रकाश किरण किरणों को फैलाता है। क्लियर? चलो पहले अभिलंब खींच लेते हैं। जिस आपतन बिंदु को अगर मैं वक्ता केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींच दूं तो ये अभिलंब की तरह कार्य करेगा। ये कौन है? अभिलंब। और ये जो कोण होगा ये आपतन कोण होगा I। वक्ता केंद्र वाले पर अभिलंब होगा, वो आपतित किरण हुई और आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वही आपतन कोण होता है। यह प्रकाश किरण क्या करेगी? कुछ यहां से विचलित होगी और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर होगी, नहीं अभिलंब की ओर झुकेगी थोड़ी सी, और अभिलंब की ओर झुकने के बाद अभिलंब की ओर झुकेगी थोड़ी सी, क्योंकि प्रकाश किरण कहाँ आ रही है? प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो ये प्रकाश किरण थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुक गई। और जब ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, इस किरण को जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये बिंदु I पर मिलती प्रतीत हुई और IO का आभासी प्रतिबिंब हुआ। समझ गए? इस कोण को अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं, इसे गामा मान लेते हैं, और I तक की दूरी हो गई आपकी V, प्रतिबिंब तक की दूरी, और प्रतिबिंब का जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा इस चित्र को मैं दोबारा आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मेरा SP' एक गोलीय अवतल पृष्ठ, अपवर्तनांक मान लीजिए N2, वायु का N1, या वायु का 1 है तो इसका n मान लेंगे। एक प्रकाश किरण O से चली थी, कहाँ गिरी? A पर। मैंने क्या कहा था? वक्ता केंद्र को मिलाओगे तो वो अभिलंब हुआ, अभिलंब, और वो अभिलंब के साथ क्या किया? ये थोड़ा सा विचलित हुई, उस किरण को पीछे बढ़ाया तो I पर मिलती प्रतीत हुई, IO का आभासी प्रतिबिंब हुआ। वस्तु की दूरी को U, प्रतिबिंब की दूरी को V, वक्ता केंद्र की दूरी को R। ये अभिलंब है, वक्ता केंद्र वाली रेखा। वस्तु वाली रेखा के बीच का आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R, ये मैंने मान लिया। क्लियर? अब इस चित्र में एक बात क्लियर होती है यहाँ पर, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज OAC की, A से नीचे अभिलंब डाला, अभिलंब की लंबाई h है, तो इस त्रिभुज में एक कोण अंदर वाला अल्फा है, एक कोण I है और बहिष्कोण गामा है। यानी यहां पर गामा बराबर आया अल्फा प्लस I। आगे चलता हूं। ये बिंदु A पर आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, n की जगह N2/N1 में मान सकता हूं, और यहां पर जो बहिष्कोण था वो गामा बराबर अल्फा प्लस I आया। I बराबर गामा माइनस अल्फा,
और त्रिभुज IAC की अगर मैं बात करूं, मैं उसी चित्र को आगे लेकर आया हूं IAC को, तो इस त्रिभुज में एक कोण बीटा है, एक कोण अंदर वाला आर है, बहिष कोण गामा है। बहिष कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो गामा बराबर बीटा प्लस आर आया। मैंने आर की वैल्यू कैलकुलेट की, आर बराबर गामा माइनस बीटा। स्नेल का नियम आप सबको याद है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। आई और आर की वैल्यू मैं स्नेल के नियम में लगा देता हूँ। साइन आई बटे साइन आर, जहाँ आई और आर बहुत छोटे कोण हैं, जहाँ आई और आर छोटे हों तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है। साइन आई को आई लिख सकता हूँ, साइन आर को आर लिख सकता हूँ, आई बराबर एन आर। आई का मान जो मैंने पीछे निकाला था गामा माइनस अल्फा, वो पुट कर दिया, आर की जगह गामा माइनस बीटा लगाया। गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस एन बीटा, एक तरफ ले जाते हैं, एन बीटा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस गामा, एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा कॉमन आया, एन माइनस 1 इंटू गामा। क्लियर। अब ये मैं आगे चलता हूँ कहानी। छोटे कोण हमेशा tan में लिए जाते हैं, तो मैं बीटा की जगह लगा सकता हूँ अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा और गामा की जगह tan गामा। अब ये tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा होगा लंब बटे आधार। देखो आप इस त्रिभुज में देखो, tan अल्फा बराबर h बटे माइनस यू, क्योंकि ये दूरी u है, बाईं ओर की दूरी माइनस में ली जाती है, तो tan अल्फा बराबर h बटे माइनस यू, tan बीटा बराबर h बटे माइनस बी और tan गामा बराबर h बटे माइनस आर। और मैंने ये तीनों वैल्यू पीछे वाली इक्वेशन में पुट कर दी। जब ये पुट कर दी, s से h कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर आएगा यहाँ पर लिखा हुआ n बटा वी माइनस n 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा आर। आप अगर कांच वायु में नहीं रखा है लेंस, उसके दूसरे तरफ माध्यम दूसरा है कोई, तो n की जगह n2 बटे n1 रख सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। जहाँ पर n2 अवतल लेंस के पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक है और n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें वो लेंस रखा है। इसी प्रकार उत्तल पृष्ठ की हम बात करेंगे। आज का दूसरा सेम रिजल्ट आने वाला है। देखो ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए मैंने क्या किया, इसका भी मर्डर करते हैं, हाफ मर्डर करेंगे। और हाफ मर्डर करते के साथ क्या हुआ, ये क्या है, ये उत्तल पृष्ठ, नाम वही दूंगा मैं एस पी एस डैश। ठीक, ये क्या लिया, बिल्कुल सही बात, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक, वक्ता केंद्र लेना पड़ेगा, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या को R। क्लियर। एक वस्तु O, बिंदु वस्तु, वस्तु तक की दूरी कौन है, U। वस्तु से किरण चली कहाँ लिखेगी, A पर। ठीक, A से नीचे लंब डाला था, याद होगा, जो भी बिंदु मानो H ऊंचाई का। C को वक्ता केंद्र से मिलाया था A को। क्यों मिलाया था, हमेशा क्यों मिलाता हूं, आपको याद है, अभिलंब बनाने के लिए। ये अभिलंब है, याद है, भूल गए। और जब ये अभिलंब है, अभिलंब और वक्ता केंद्र वाली रेखा के बीच का कोण आपतन कोण आई। ये मत कहना पिछली बार तो अंदर से बनाया था, मैं क्या करूं भाई, आई तो आपतन कोण है, और आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच होता है, और अभिलंब हमेशा वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगा ना, उस बिंदु को मिलाओगे वही अभिलंब होगा। ठीक, ये प्रकाश किरण जानी चाहिए थी ऐसे, परंतु ये क्या करेगा, कुछ इसे मोड़ देगा, सिकोड़ेगा ना, तो इसने कुछ सिकोड़ी, उस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो आई पर मिलेगा। उसको मैं चित्र पे आपको लेके चलता हूँ। ये रहा, ये प्रकाश किरण, बाकी तो समझ में आ गया होगा। ये प्रकाश किरण ने क्या किया, इस किरण को जाना था ऐसे, पर इसने कुछ यहाँ से मोड़ दिया, मोड़ दिया। इस मुड़ी हुई किरण को पीछे बढ़ाया तो आई पर मिलती प्रतीत हुई, और आई ओ का आभासी प्रतिबिंब हुआ। और इस जो कोण है ये अपवर्तन कोण कहलाता है आर। ठीक, अब क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं चिंता करने की जरूरत, जो पहले किया था ना अवतल पृष्ठ में वही आप कीजिए। कैसे करेंगे, देखो इस त्रिभुज की मैंने बात की थी पहले। इस त्रिभुज में
ये कोण कौन है? अल्फा, ये कोण गामा, और बहिष कोण आई है। यहाँ बाहर वाला कोण जो है यहाँ पर वो आई है ये, और बहिष कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी आई का मान क्या होगा? अल्फा प्लस गामा। और अगर इस बाहर वाले त्रिभुज की बात करेंगे आप, यहाँ तो आया था आई बराबर अल्फा प्लस गामा। अगर बाहर वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की, तो क्या होगा? एक कोण बीटा है, एक कोण गामा है, और बाहर वाला कोण यहाँ आर है, यानी आर का मान सीधा सीधा आएगा बीटा प्लस गामा। बस मेरा काम खत्म। बाकी पूरा का पूरा आर्टिकल वही है जो अवतल पृष्ठ का था। कैसे? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। n बराबर साइन आई बटे साइन आर, n बराबर साइन आई की जगह आई साइन आर को r लिखेंगे क्योंकि छोटे कोण है, और छोटे कोणों के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। i बराबर एन आर, आई का मान अल्फा प्लस गामा, आर का मान बीटा प्लस गामा, n से अंदर गुणा कर लिया, एक तरफ ले गया, अल्फा माइनस एन बीटा बराबर n माइनस वन इंटू गामा। छोटे कोण मैंने पहले भी 10 में लिए हैं, यहाँ भी 10 में लूँगा। अल्फा बराबर 10 अल्फा, 10 अल्फा किसे कहेंगे? लंब बटे आधार को, और यहाँ पर लंब कौन है? h, और आधार कौन है? माइनस u। 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार को h बटे माइनस v। गामा बराबर 10 गामा h बटे r को, माइनस r नहीं। माइनस r क्यों नहीं? क्योंकि ये दाईं तरफ है, h बटा r, और ये तीनों वैल्यू इस समीकरण में पुट करनी है। बस मैंने यहाँ रख दी हैं तीनों इक्वेशंस। अब आप देखेंगे जब मैं इसे यहाँ पर रखा, अल्फा माइनस एन बीटा बराबर n माइनस वन इंटू गामा, तीनों वैल्यूज यहाँ पुट की, h कॉमन लेकर कट गया, माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आया। बिल्कुल सेम वही आंसर है जो आपका उत्तल पृष्ठ का था, अवतल पृष्ठ का था, ठीक वही आंसर उत्तल पृष्ठ में आया आपका। चलो जी, n की जगह n2 बटे n1 रख देंगे तो वो आ जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक n1, और n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। एक आर्टिकल और मैंने आज चर्चा की थी पतले लेंस के लिए। इस पतले लेंस के लिए मैं आपको बात बताएं, ये एक पतला लेंस है L, प्रकाशीय केंद्र O है, दो ध्रुव हो गए P1 और P2। लेंस की मोटाई T है जो कि नेग्लिजिबल है, उसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसी कारण पतला लेंस मैं बार बार कह रहा हूँ। एक वस्तु O थी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष n है, O से प्रकाश किरण चलती है, लेंस के पृष्ठ पर गिरती है, और लेंस के पृष्ठ से गुजरने के बाद थोड़ा सिकोड़ देता है, और वो I पर मिलती है, I डैश पर मिलती है, पहले पृष्ठ के कारण। इस पहले पृष्ठ के कारण, पहले पृष्ठ के कारण वस्तु O है, उसका प्रतिबिंब मान लिया I डैश पर बनता है, जो V डैश दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? V डैश। लेंस दो पृष्ठ से मिलकर बना है। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु O है, प्रतिबिंब I डैश है। पहले पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, दूसरा पृष्ठ I डैश को वस्तु मानता है, प्रकाश किरण को कुछ और सिकोड़ेगा और प्रतिबिंब I पर बनाएगा। इस प्रकार फाइनल प्रतिबिंब जो लेंस के कारण बना वो I पर बना, और प्रतिबिंब तक की दूरी मान लिया V है। यानी तीन चीजें आई यहाँ पर, O, I डैश और I। O बिंदु वस्तु जिसका प्रतिबिंब लेंस के कारण बनना था, उस वस्तु का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ ने बनाया I डैश, दूसरे पृष्ठ ने इसे वस्तु माना और प्रतिबिंब I पर बनाया। अब मैं बात करूंगा पहले गोलीय पृष्ठ की। जब पहला गोलीय पृष्ठ है, उस पहले गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु कौन है? O, प्रतिबिंब कौन है? I डैश, प्रतिबिंब की दूरी कौन है? V डैश, और प्रकाश किरण कहाँ आ रहा है? वायु से कांच में। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए n है। फॉर्मूला आपको याद होगा, n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा r। n बटा v कौन था? प्रतिबिंब तक की दूरी। पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन है? I डैश, दूरी क्या है? V डैश, वस्तु u n माइनस 1। मान लिया पहले पृष्ठ का वक्ता त्रिज्या r1 है तो r1। अब बात दूसरे पृष्ठ की करता हूं। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन है? I डैश, यानी u की जगह कौन लगाऊंगा?
u की जगह v डैश माइनस टी लगेगा, परंतु चूंकि t बिल्कुल ना के बराबर है तो v डैश के बराबर लगेगा और प्रतिबिंब v की जगह v लगेगा, पर साथ ही साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन ये होगा कि n की जगह 1/n लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? यह क्वेश्चन इसमें से उठता है। पहले पृष्ठ में प्रकाश कहाँ जा रहा था? पहले पृष्ठ में प्रकाश जा रहा था वायु से कांच में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n लगाया, और दूसरे पृष्ठ में जा रहा है कांच से वायु में, तो अपवर्तनांक उसका उल्टा लगेगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जो कि 1/n होगा। v की जगह v, u की जगह v डैश, 1/n - 1, r की जगह r2, चूंकि दूसरे पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या r2 है। n नीचे आया, n मैंने यहाँ पर n नीचे आया, यहाँ पर दोनों जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर n से ऊपर गुणा कर दी और n से नीचे गुणा कर दी। उसके बाद ये n कॉमन लेकर कट जाएगा और 1/v - n/v डैश बराबर 1 - n/r2। ये दूसरे पृष्ठ के लिए आई बात। अब दोनों पृष्ठों को जोड़कर लेंस बनाता हूँ। ये दूसरे पृष्ठ के लिए आई, ये पहले पृष्ठ के लिए थी। मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। जब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, n/v डैश से n/v डैश कट जाएगा। यहाँ क्या आया, 1/v - 1/u बराबर n - 1 कॉमन आएगा दोनों में, यहाँ बचेगा 1/r1 और यहाँ -1/r2। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी v की जगह मैं f लगा सकता हूँ। कब? जब u की जगह अनंत लगाऊंगा। 1/अनंत का मान 0 होता है, तो ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आ गया। ठीक, और इस फोकस दूरी के सूत्र की तुलना 1/v - 1/u बराबर 1/f से अगर मैं करूँगा तो मैं कह सकता हूँ, या 1/f बराबर n - 1, 1/r1 - 1/r2। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए, अगर उत्तल लेंस की मैं जब न्यूमेरिकल का यूज करूँगा मैं अब, तो उत्तल लेंस की बात देखेंगे तो उत्तल लेंस में इस लेंस का वक्ताकेंद्र इधर होगा, इस पृष्ठ का इधर होगा, तो R1 तो प्लस होता है और R2 माइनस होता है। याद रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर मैं अवतल लेंस की बात करूंगा तो इसका केंद्र बाईं तरफ होगा R1 का, R1 माइनस होगा और R2 प्लस होगा। समतल पृष्ठ की अगर कोई सवाल समतल पृष्ठ के ऊपर आता है तो समतल पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या अनंत होती है। समतल पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। तो इन सब चीज़ों का यूज मैं आंकिक में करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप देखें लेंस की फोकस दूरी की वक्ता त्रिज्या पर किस प्रकार लेंस की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या पर कैसे कैसे निर्भर करती है, वो आप देख ही रहे हैं। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर n - 1, 1/r1 - 1/r2। मैंने फिर रिपीट करता हूँ, अगर उत्तल लेंस का सवाल है तो R1 प्लस में, R2 माइनस में। अवतल लेंस का सवाल है तो R1 माइनस में, R2 प्लस में। समतल पृष्ठ है तो उसकी वक्ता त्रिज्या अनंत होती है। लेंस के वक्ता त्रिज्या जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी फोकस दूरी भी होगी। याद रखना, क्योंकि दोनों नीचे हैं, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता कैसे होती है। अब आप देखिए, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। एक लेंस है, उस लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। कितना है? n। उस लेंस को हम एक द्रव में डुबो देते हैं और उस द्रव का अपवर्तनांक मान लीजिए n डैश है, n डैश। अब निर्भर इस प्रकार करता है कि n डैश द्रव कैसा हो और फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंस की प्रकृति का मतलब क्या है कि लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ेगा या लेंस प्रकाश किरणों को क्या करेगा, बात कर लो, लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ेगा या फैलाएगा। ठीक, अब आप देखो, जब लेंस को वायु में रखा था तो लेंस की वायु में फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर n - 1, 1/r1 - 1/r2। यह है। जब मैं लेंस को n डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो देता हूं तब फोकस दूरी क्या होगी। द्रव में डुबोने पर ये लेंस, ये द्रव का अपवर्तनांक, द्रव में डुबोने पर द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बदल जाएगा और द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा n/n डैश।
द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n बटे n डैश, क्योंकि मैंने बताया था द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक का मतलब है लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो जहाँ n है, जब द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी n की जगह n बटे n डैश आ जाएगी, n बटे n डैश माइनस 1। ये दो समीकरण बन गई। एक समीकरण को दो समीकरण से भाग कर देता हूँ, तो भाग करने पर ये आएगा और ये नेचुरल फॉर्मूला आ गया, f डैश बराबर f n डैश n माइनस 1 बटे n माइनस n डैश। अब यहाँ पर तीन शर्तें बनती हैं। एक शर्त, जिस द्रव में हमने डुबोया उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा, या उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होगा, या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होगा। ये तीन ही कंडीशन तो हैं। मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं, और पहली कंडीशन थी यदि n डैश का मान n से कम है। जब n डैश का मान n से कम होगा तो हम ज़्यादा में से कम घटा रहे हैं, और जब हम ज़्यादा में से कम घटा रहे हैं इसका मतलब फोकस दूरी का चिन्ह तो बदलने वाला है नहीं, ठीक, केवल उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी लेंस को यदि हम ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो ये संख्या कम तो हो रही है, इसी वजह से फोकस दूरी बढ़ जाएगी, परंतु ये चेंज नहीं हो रही क्योंकि जब भी धनात्मक रहेगी। ठीक, इसके उल्टा हम जाते हैं। यदि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या है, हम कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं। तब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। और चिन्ह बदलने का मतलब क्या है, अगर उत्तल लेंस डुबोगे तो अवतल की तरह काम करेगा, और अवतल लेंस डुबोगे तो उत्तल की तरह काम करेगा। यानी ऐसे बहुत से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं कि एक लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल की तरह कैसे कार्य कर सकता है, उत्तल होकर करेगा। जब उसे ऐसे द्रव में डुबो दोगे जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा, तो उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। जब इसी कारण जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि उसकी आकृति उत्तल होती है। कारण यही है उसका। एक और, अगर हम लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दें, कैसे द्रव में डुबो दें, अगर हम लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तब क्या होगा। अगर बताएं n डैश का मान n के अगर बराबर है, तो n डैश और n बराबर रख दीजिए दोनों को, फोकस दूरी अनंत आ जाएगी। फोकस दूरी अनंत, क्षमता 0। ये किसकी प्रवृत्ति है, समतल प्लेट। लेंस अदृश्य हो जाएगा, और लेंस अदृश्य होने के साथ साथ समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। कोई जादूगर है, उस जादूगर ने कहा मैं तुम्हारा लेंस गायब कर दूंगा, बिल्कुल कर देगा। वो उसके पास कार्बन डाइसल्फाइड होगी और लेंस वो फ्लिंट कांच का होगा। इन दोनों का अपवर्तनांक बराबर होता है, और जब हम फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोएंगे तो लेंस अदृश्य हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, लेंस की क्षमता 0 हो जाएगी, और लेंस समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। एक दो क्वेश्चन लेता हूं मात्र बस। अब एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी और 30 सेमी है। ठीक, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या एक की प्लस होती है और एक की माइनस होगी, बताया था मैंने आपको। R1 बराबर 15 सेमी, R2 बराबर माइनस 30 सेमी। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर 1.5। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1, 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यूज पुट की, मैंने कुछ नहीं किया, सॉल्व तो आप कर लेंगे, आपकी गुणाभाग मुझसे भी अच्छी है। ठीक, आगे एक पतले समतल उत्तल लेंस, समतल का मतलब होता है अनंत फोकस दूरी, अनंत वक्रता त्रिज्या, तो R2 अनंत इसमें मान लीजिए। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20, यानी वो इस प्रकार का लेंस है। एक पृष्ठ अवतल है, एक पृष्ठ उत्तल है। उत्तल वाले की फोकस वक्रता त्रिज्या प्लस हो जाएगी और उसकी अनंत हो जाएगी। अपवर्तनांक दे रखा है और सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, यानी गुणाभाग तो आपको करनी होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चल भाई अब चल।